हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। कल मैं वीडियो नहीं ला पाया था क्योंकि मुझे किसी काम से दिल्ली जाना पड़ा और मैं रात को 11 बजे ही घर पहुंचा था। आज सुबह सुबह मैं जल्दी उठा हूं अभी संडे को, और आज दो वीडियो लाऊंगा। एक तो रिवीजन का वीडियो जो संडे को आता ही है, और एक ये कल वाला जो बच गया था 16 तारीख का। तो ये हमारा वीडियो है 16 जून का, यानी सैटरडे का। और आपको बता दूं, आज लास्ट डे है हमारी सेल का। ये बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। आज लास्ट डे है, आज रात को हमारी सेल खत्म हो रही है। तो अगर आप कोर्स खरीदना चाहते हैं हमारा कोई भी, तो सबसे अच्छा दिन है आज। और मैं आपको ईद मुबारक बोलता हूं। आप इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं मुझसे, मेरी आईडी है टायरलेस सोल। शुरू करते हैं वीडियो। करंट अफेयर पे पहला क्वेश्चन करंट अफेयर का है। नीति आयोग ने कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स रिपोर्ट दी है, यानी कि ये बताती है कि एक होलिस्टिक वे में जो पानी का प्रबंधन है वो कितना राज्य अच्छा कर रहा है। यानी डिमांड और सप्लाई, पानी की कमी कहां पे होने वाली है, कहां पे नहीं होगी, इसमें कई सारे पैरामीटर जो हैं उन पे ये रिपोर्ट तैयार की गई है। तो इसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट ठीक है? सबसे पहला ऑप्शन, 2050 तक भारत में पानी की जो मांग है, जो डिमांड है, वो सप्लाई के डबल हो जाएगी। इसी से पता चलता है कि कितनी भीषण पानी की कमी भारत में होने वाली है। 2050 तक नहीं, 2030 तक। तो बस 10 साल हो रहे हैं हमारे पास। 2030 तक भारत में पानी की सप्लाई जो है उससे डबल होगी डिमांड। तो पहला ऑप्शन गलत है, 2030 तक है ये। गुजरात ने इसमें नंबर 1 था, मतलब गुजरात ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स में, और सबसे बुरा परफॉर्म करा झारखंड ने। ये जो बी ऑप्शन है ये ठीक है। झारखंड सबसे बैड परफॉर्म करा है, लास्ट है, और गुजरात नंबर 1 है। अगर मैं उत्तर पूर्वी राज्यों की बात करूं और हिमालयन राज्यों की बात करूं, तो जो बेस्ट स्टेट है वो है त्रिपुरा। सी ऑप्शन भी ठीक है। तो इसमें बी और सी ठीक है, आंसर है 4th, बी एंड सी आर करेक्ट। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, करंट अफेयर से है ये भी। अभी अभी एक रिपोर्ट आई है, आपको बता दूं, एक संस्था है जिसका नाम है एमनेस्टी इंटरनेशनल। ये एक अंतर्राष्ट्रीय बहुराष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन है, एक जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, एक तरह का एनजीओ है ये। आपको बताना है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल की जो लेटेस्ट रिपोर्ट है उसके हिसाब से इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ठीक है। द अराकन रोहिंग्या सेल्वेशन आर्मी हेल्प्ड हिंदूज फ्लरिश इन म्यांमार। एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है अराकन रोहिंग्या सेल्वेशन आर्मी, जो रोहिंग्याज को मुक्ति दिलाने के लिए काम करता है, उनको फ्री करने के लिए, उनको स्वतंत्रता दिलाने के लिए। किससे स्वतंत्रता? आप जानते हैं म्यांमार में एक राज्य है वहां का जिसे बोलते हैं राखाइन, RAKHI यानी राखीन। और राखीन में जो वहां के बुद्धिस्ट लोग हैं, क्योंकि म्यांमार में ज्यादातर बुद्धिस्ट लोग रहते हैं, तो वो यहां राखीन मुसलमानों को मार रहे हैं। और ये संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी एक्सेप्ट करा है। इससे 40,000 जो रेफ्यूजी हैं वो भारत में आ गए हैं अपनी जान बचा के, और 1 मिलियन यानी 10 लाख बांग्लादेश में पहुंच गए हैं। तो अराकन रोहिंग्या सेल्वेशन आर्मी रोहिंग्याज के विकास के लिए काम करता है, और इन्होंने हिंदूज की भी मदद करी है म्यांमार में, उनको फ्लरिश करने के लिए, उनको प्रगति करने के लिए। तो पहला जो ऑप्शन है ये बिल्कुल गलत है। अराकन रोहिंग्या सेल्वेशन आर्मी ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम कर रही है आज की तारीख में, और ये हिंदूज का कत्लेआम कर रही है। वहां पे हिंदू कई भारी संख्या में मारे जा रहे हैं म्यांमार के राखीन में, यह कहा है एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट ने। तो अराकन रोहिंग्या सेल्वेशन आर्मी ये एक काफी ज्यादा कट्टरपंथी रोहिंग्या की फौज है। तो ए जो है वो बिल्कुल गलत है। दूसरा, रोहिंग्याज जो हैं भारत में उनको रेफ्यूजी स्टेटस प्राप्त है। देखिए, रोहिंग्याज जो है भारत में उनको इलीगल इमिग्रेंट स्टेटस है, यानी कि वो अवैध रूप से जो अंदर आने वाले जो लोग हैं उनमें हैं, रेफ्यूजी स्टेटस नहीं है उन्हें। और उनकी मांग यह है कि उन्हें रेफ्यूजी स्टेटस दे दिया जाए, उन्हें शरणार्थी का दर्जा दे दिया जाए। तो बी भी बिल्कुल गलत है। एमनेस्टी इंटरनेशनल जो है वो एक मेडिकल एनजीओ है। एमनेस्टी इंटरनेशनल मानवाधिकारों की रक्षा के लिए काम करती है, यानी ह्यूमन राइट्स और सिविल लिबर्टीज के लिए काम करती है। सी भी गलत है, मेडिकल एनजीओ नहीं है ये। मेडिकल एनजीओ कौन सा है? डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स फ्रांस के पेरिस शहर में स्थित ये एक अंतरराष्ट्रीय बहुराष्ट्रीय संस्था है। ये एक मेडिकल एनजीओ है, एमनेस्टी इंटरनेशनल नहीं है। और आपको एक बात और बता दूं, एक और संस्था है मिलती जुलती जिसका नाम है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। क्या फर्क है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल दुनिया में करप्शन को, भ्रष्टाचार को कम करने के लिए काम करती है, और हर साल जो वर्ल्ड करप्शन इंडेक्स आता है, वर्ल्ड करप्शन इंडेक्स जो बताता है कि कौन सा देश कितना भ्रष्ट है, वो इंडेक्स देता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर बर्लिन में है, एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर जो है वो लंदन में है। तो इसमें कोई भी ठीक नहीं है, आंसर है नन इज करेक्ट। ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला जो सवाल है वो है लक्ष्मीकांत से। ये यहां पे 4 धाराएं दी हैं।
धारा 74, 75, 77 और 78। और ये सारी धाराएं जो हैं ये राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री यानी भारत के प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर उन दोनों के बीच में जो रिश्ता है, उन दोनों के बीच में किस तरह की कार्यशैली होनी चाहिए, किस तरह का सामंजस्य, किस तरह का समन्वय होना चाहिए, ये बताता है। ये सारी धाराएं 74, 75, 77 और 78। तो इसमें आपको मैच करना है कि कौन सी धारा क्या बताती है। सबसे पहला है आर्टिकल 74। तो आर्टिकल 74 जो है, इस पे थोड़ा आप पॉज करिए, वीडियो को खुद मैच करने की कोशिश करिए, प्रयास करिए। आर्टिकल 74 जो है वो बताता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसका जो हेड होगा वो होगा पीएम, और ये जो प्रेसिडेंट है उसको एड एंड एडवाइस करेंगे, यानी ये राष्ट्रपति की मदद करेंगे और उन्हें सलाह देंगे। तो ए का हो गया 4। ए का हो गया 4। ये उस तरह का क्वेश्चन है कि अगर आपको आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है, इसमें आप गैस नहीं कर सकते। आर्टिकल 75 क्या बोलता है? यह कहता है कि जो प्रधानमंत्री है उसे अपॉइंट करेगा प्रेसिडेंट, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को राष्ट्रपति अपॉइंट करेगा, लेकिन प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर। मैं रिपीट करता हूं, प्रेसिडेंट दोनों को अपॉइंट करेगा, प्राइम मिनिस्टर को भी और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को भी, तो लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को करेगा प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे। तो बी का हो गया 1, ए का हो गया 4, यानी आंसर या तो फर्स्ट हो सकता है या थर्ड। आर्टिकल 77 ये कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत की जो सरकार है उन्हें किस तरह से काम करना है वो बताता है आर्टिकल 77। और आर्टिकल 78 ये बताता है कि जो प्रधानमंत्री है उसकी ड्यूटी है कि वो सब कुछ प्रेसिडेंट को इन्फॉर्म करे। तो डी हो गया 3, C2, यानी आंसर इसका है फर्स्ट। यहां पे आप देख सकते हो ये एनसीआर उसमें लक्ष्मीकांत में, ये एनसीईआरटी में भी है वैसे, अगर आप एनसीईआरटी यूज कर रहे हो उसमें भी है ये, और लक्ष्मीकांत में भी है। सो आर्टिकल 74, 75, 77, 78 यहां पे ये डिटेल में है पूरा। 74 क्या कह रहा है, 75 आप इनको डिटेल में पढ़ सकते हो। चलिए, ये बहुत अच्छा मैप क्वेश्चन है, आज स्पेशल मैप क्वेश्चन है एकदम। देखते हैं कौन बताता है इसे। यमन, और आप जानते हो कि यमन में अभी अभी एक तूफान आया था जिसका नाम है मकानू, और इसमें हर बार की तरह भारतीय कुछ ना कुछ फंसी जाते हैं। तो हमने एक ऑपरेशन स्टार्ट करा था, ऑपरेशन निस्तार, NISTAR, ऑपरेशन निस्तार, जिनमें यमन में फंसे हुए भारतीय जो तूफान में फंस गए थे, हमें उन्हें भारत वापस लाना था। ठीक है, अब आपको यह बताना है कि यमन का बॉर्डर इनमें से किससे लगता है। सबसे पहला लाल समुद्र यानी रेड सी, दूसरा अडन की खाड़ी यानी गल्फ ऑफ एडन, तीसरा ओमान जो कंट्री है मध्य पूर्व का, और चौथा अरब सागर। तो इनमें से यमन का बॉर्डर किससे लगता है? कुछ समय लीजिए और आंसर करिए। देखिए, रेड सी से यमन का बॉर्डर लगता है। एडन यमन का एक बहुत महत्वपूर्ण दक्षिणी शहर है, तो गल्फ ऑफ एडन से तो लगेगा ही। ओमान, आपको पता होगा साइक्लोन मकानू यमन और ओमान में आया था, ये पड़ोसी हैं तो ओमान से भी लगता है, और अरब सागर से भी थोड़ा सा लगता है। आंसर है A, B, C and D। ये काफी डिफिकल्ट सवाल था। ये देखो मैप, ये जो देश है ये है यमन, ये यमन की राजधानी है सन्ना, ये वाली, ये इसका पड़ोसी सऊदी अरब जो इसका कट्टर दुश्मन है। सऊदी अरब और यमन के बीच में वॉर चल रहा है 5 साल से। इस पे मैंने एक अलग वीडियो बनाया हुआ है, यमन वॉर, उसको 7 लाख लोग देख चुके हैं, मैं चाहूंगा आप भी देखें। काफी ज्ञानवर्धक है, आपको पता चलेगा यमन में चल क्या रहा है। सुन्नी शिया कन्फ्लिक्ट, हजबुल्ला, ईरान सपोर्ट कर रहा है किसको? यमन को। और सऊदी अरब अमेरिका की मदद से यमन पे बमबारी कर रहा है, और यमन में खाने की काफी शॉर्टेज हो गई है। इस वक्त 2 कंट्री हैं, वेनेजुएला और यमन, जिनमें लोगों के पास खाने को रोटी भी नहीं है। ये ओमान है, ये इसका पड़ोसी है, और ये है गल्फ ऑफ एडन। ये जो शहर है नीचे दक्षिण में, ये एडन शहर है, ये जो है ये एडन शहर है, तो इसी के बिल्कुल लगती हुई जो खाड़ी है। और ये है रेड सी, तो यमन का इससे भी बॉर्डर है, और ये पीछे की तरफ थोड़ा सा बॉर्डर यमन का अरब सागर से भी लगता है। तो आंसर है ऑल ऑफ द अबव। चलिए अब बात करते हैं OPCW, यानी ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रिवेंशन ऑफ केमिकल वेपन। हमें केमिकल वेपन का इस्तेमाल नहीं करना है। केमिकल वेपन क्या होते हैं? ये वो रसायन है जो जहरीले होते हैं, अगर आप किसी पब्लिक के ऊपर फैला दो तो सारे लोग मर जाएंगे। और ऐसा ही हुआ, सीरिया के राष्ट्रपति बसार अल असाद ने जब देखा कि उनके खिलाफ क्रांति हो रही है, तो अपनी ही जनता पे उन्होंने केमिकल वेपन का इस्तेमाल करा। ये अमेरिका कह रहा है। हालांकि जो सीरिया को सपोर्ट करने वाले कंट्री हैं, जैसे टर्की, जैसे रशिया, वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका ने ये फर्जी रिपोर्ट दी है, उन्हें बस बहाना चाहिए सीरिया पे अटैक करने का। तो अब इस ये OPCW की रिपोर्ट आई है, जो अंतरराष्ट्रीय संस्था है जो केमिकल वेपन्स को, रासायनिक हथियारों को रोकने के लिए काम करती है सीरिया के ऊपर। उसके हिसाब से इनमें से क्या ठीक है। सबसे पहला, सीरिया में लोगों को मारने के लिए 2 गैस का इस्तेमाल हुआ, एक तो है सरीन गैस और दूसरी है फॉस्जीन गैस। यह कहा गया इस रिपोर्ट में। पहला ऑप्शन गलत है, सरीन गैस तो है पर फॉस्जीन गैस नहीं है, उसकी बजाय है क्लोरीन गैस। क्लोरीन एक हैलोजन तत्व बोला जाता है इसे, हैलोजन तत्व। तो सरीन और क्लोरीन गैस का इस्तेमाल हुआ लोगों को मारने के लिए केमिकल वेपन के तौर पर।
अगर सरीन गैस आप किसी पर्सन को सूंघा दे तो वो पर्सन मर जाएगा लंग मसल पैरालिसिस से, यानी उसकी फेफड़ों की जो मसल है, फेफड़े काम करना बंद कर देंगे तो वो बंदा ऑक्सीजन ले नहीं पाएगा, तो सफोकेशन से, घुटन से मर जाएगा। ये बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब ये एक नर्व एजेंट का काम करती है ये गैस, इनको बोलते हैं नर्व एजेंट, NERWE। हमारी नसों को काम करने से रोक देते हैं तो फेफड़ों में पैरालिसिस हो जाएगा, और आप मानेंगे नहीं 1 से 10 सेकंड में ही पर्सन मर सकता है। 10 सेकंड के अंदर अंदर व्यक्ति मर सकता है। इतने ज्यादा खतरनाक है ये रासायनिक हथियार, और रशिया इनका चैंपियन है। रशिया के पास बहुत ज्यादा केमिकल वेपन है। तो जो ए है वो गलत है, बी ठीक है, आंसर है ओनली बी इज करेक्ट। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये मैंने बनाया है ओपीसीडब्ल्यू के बारे में, जिससे आपको पता चले कि ये ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो पूरी दुनिया में केमिकल वेपन्स को रोकने के लिए काम करती है, वो ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन, उसके बारे में। तो सबसे पहला ये कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन ये एक एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की एक शाखा है जो केमिकल वेपन को रोकने के लिए काम करती है। पहला ऑप्शन गलत है। यूनाइटेड नेशन से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये एक स्वतंत्र संगठन है, और हां यूनाइटेड नेशन की मदद करते हैं ये, पर ये यूनाइटेड नेशंस के अधीन काम नहीं करते। जैसे यूनिसेफ या जो यूनेस्को ये सब करते हैं उस तरह की नहीं है ये स्वतंत्र है। इस ऑर्गेनाइजेशन को 2013 में नोबेल पीस प्राइज मिला था, तो ये बिल्कुल ठीक है। 2013 में नोबेल पीस प्राइज मिला था ओपीसीडब्ल्यू संस्था को, क्योंकि इन्होंने काफी अच्छा काम करा है दुनिया में शांति के लिए, केमिकल वेपन्स को कम करने के लिए। तीसरा, जो भी कंट्रीज केमिकल वेपन कन्वेंशन को साइन करते हैं वो ऑटोमेटिकली मेंबर बन जाते हैं ओपीसीडब्ल्यू के। केमिकल वेपन कन्वेंशन भी वही है, ये सम्मेलन हुआ था, इसमें 193 कंट्रीज ने अपने हस्ताक्षर करे थे और कहा था कि हम सारे कोशिश करेंगे केमिकल वेपन्स को कम करने की। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। भारत मेंबर है ओपीसीडब्ल्यू का, तो भारत जो है वो भी मेंबर है बिल्कुल। तो बी, सी और डी इसमें ठीक है, आंसर है थर्ड, सिर्फ पहला गलत है। और आपको बता दूं, भारत में एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है नेशनल अथॉरिटी फॉर केमिकल वेपन कन्वेंशन, यानी NACWC। और भारत में जो ओपीसीडब्ल्यू है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन, उसको लागू करने के लिए भारत में जो संस्था है उसको बोलते हैं NACWC। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। यह भी हिंदू से है, करंट अफेयर से। इनमें से रोन अलामी के बारे में क्या ठीक है? यह वर्ड सुना है कभी, रोन अलामी? अखबार ढंग से पढ़ा करो, सुन लोगे। सबसे पहला, रोन अलामी जो है ये एक खाए जाने वाला केले का प्रकार है, यानी एक एडिबल बनाना स्पीशी है। क्या ये केला है रोन अलामी? नहीं, ये गलत है। ये जो है ये एक मशरूम है। मशरूम की सब्जी खाते हो? ये मशरूम है। और अगर मैं आपसे पूछूं मशरूम क्या होते हैं, तो मशरूम होते हैं फंगस, FUNGUS, फंगस होती है मशरूम। और फंगस की खास बात यह है कि फंगस अपना भोजन खुद नहीं बना सकती। दूसरा, ये जो स्पीशी हैं ये बिना टर्माइट के फ्रूट नहीं हो सकते। कहने का मतलब ये है ये उग ही नहीं सकते बिना दीमक के, दीमक चाहिए। ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो दीमक होती है वो इनके स्पोर्स को डिस्पर्स करती है। ये स्पोर क्या होते हैं? देखो बेसिकली मान लो, अब जैसे ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, एक है मदर, एक है फादर, और फिर उनका बच्चा हो जाएगा, बेबी, ठीक है ना। अब ये स्पोर क्या है? स्पोर भी बच्चे हैं, लेकिन उनके लिए मदर फादर को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी एक यौन संबंध बनाने की जरूरत नहीं है। देखिए सारे के सारे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सारे यौन संबंध नहीं बनाते। जो प्रजनन होता है वो दो तरह का होता है, वो सेक्सुअल भी हो सकता है और एसेक्सुअल भी हो सकता है। तो जो स्पोर बनते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं होता है। तो फंगी जो होते हैं ये स्पोर पैदा करते हैं, और स्पोर जो है ये फिर दोबारा फंगस बना देते हैं, यानी इसके लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। और इन स्पोर को कैरी करने के लिए टर्माइट जरूरी है। तो बी वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, वरना फ्रूट नहीं बनेगा। फ्रूट से यहां मतलब है मशरूम नहीं बनेगी। तीसरा, भारत में ये रोन अलामी मिलता है गोवा में। तीसरा ऑप्शन जो है ये ठीक है, तो इसका आंसर है बी एंड सी आर करेक्ट। और ये न्यूज में क्यों था? क्योंकि ये गोवा में कई नए नए तरह के ये खोजे गए हैं अभी अभी रोन अलामी, तो इस वजह से। चलिए अब भारत के जो आपने सुलभ शौचालय सुना होगा जगह जगह, तो हमारी जो सैनिटेशन सुलभ मूवमेंट है, सैनिटरी मूवमेंट, उसके फाउंडर डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक को मिला है निक्केई एशिया प्राइज। ये निक्के जो कंपनी है ये जापान की सबसे बड़ी मीडिया कंपनी है, एशिया की सबसे बड़ी में से एक, और जापान की सबसे बड़ी मीडिया कंपनी है निक्केई। इन्हें निक्केई एशिया प्राइज मिला है डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक को। तो अब आपको यह बताना है कि ये जो 4 चीज हैं इनमें से किसके लिए मिलता है निक्के एशिया प्राइज। सबसे पहला, अगर आपने कंट्रीब्यूट करा है अपने रीजनल ग्रोथ में, यानी अपना आपका जो भी एरिया है उसके विकास में आपने योगदान दिया है। दूसरा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी
उसमें अगर आपने कोई कंट्रीब्यूट करा है। तीसरा कल्चर एंड कम्युनिटी, संस्कृति या समाज में कुछ आपने वो करा है, कुछ योगदान दिया है। या चौथा साहित्य यानी लिटरेचर। ये अवार्ड जो मिला है वो रीजनल ग्रोथ के लिए मिलता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए मिलता है, कल्चर कम्युनिटी के लिए मिलता है, लिटरेचर के लिए नहीं मिलता है। तो आंसर है इसका ए, बी एंड सी, यानी कि सेकंड ऑप्शन। जो डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक है, इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर एक किताब लिखी है। क्या आप उस किताब का नाम कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं कि डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए कौन सी किताब लिखी है? चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। काफी डिफिकल्ट सवाल है। ब्रॉड बेस्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट, जिसको बोलते हैं बटिया, BTIA, ये याद रखने का तरीका बता रहा हूं, बिटिया या बटिया जो भी याद रहे आपको। ये भारत का नेगोशिएशन चल रहा है कौन से कंट्री के साथ? भारत और इस संस्था में, इन कंट्रीज में तनाव है BTIA को लेकर, ब्रॉड बेस्ड ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट को लेकर। तो ये जो एग्रीमेंट है, आपको बता दूं, ये एग्रीमेंट 3 चीजों के ऊपर हमारा विवाद चल रहा है। एक तो डेटा सिक्योरिटी को लेकर, एक चाइल्ड लेबर, बाल मजदूरी को लेकर, और एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को लेकर। तो ये विवाद हमारा चल रहा है इस एग्रीमेंट को लेकर, जो 3 चीजों के ऊपर है। और ये किससे चल रहा है? ये हमारा चल रहा है यूरोपियन यूनियन से। यूरोपियन यूनियन से हमारा विवाद चल रहा है। और इसमें अभी कुछ अपडेट्स भी हैं, जैसे एक्चुअली यूरोपियन यूनियन ने हमारी बहुत सारी दवाइयां बैन कर दी थी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के केस लगा के। तो भारत नाराज था, फिर भारत ने कोशिश करी, फिर हम उनकी मीटिंग में नहीं गए। तो ये पिछले 4-5 साल से हमारे नेगोशिएशन चल रहे हैं। चलिए अब आते हैं यूरोपियन यूनियन के ऊपर। एक क्वेश्चन है, क्योंकि यूरोपियन फिल्म फेस्टिवल न्यूज में काफी था। यूरोपियन यूनियन, जिसमें 28 कंट्री हैं, इसकी पॉपुलेशन दुनिया में तीसरे नंबर पे सबसे ज्यादा है। आप जानते हो दुनिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी है? चाइना। दूसरे नंबर पे इंडिया। तीसरे नंबर पे क्या यूरोपियन यूनियन की है सारे कंट्रीज मिला के? ये ठीक है? यस, ये ठीक है। 23वां यूरोपियन फिल्म फेस्टिवल जो होगा वो स्पेन में होगा? नहीं, भारत में होगा। तो बी गलत है, ए ठीक है। सिर्फ आंसर है ओनली ए इज करेक्ट। और आपको बता दूं, इसमें जो पहली मूवी दिखाई जाएगी वो एक देश है स्लोवाकिया। स्लोवाकिया की मूवी होगी जिसका नाम होगा लिटिल हार्बर। ये यूरोपियन फिल्म फेस्टिवल में पहली मूवी दिखाई जाएगी भारत में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ये जो है आर्ट एंड कल्चर से है। इनमें मैंने 4 समुदाय दिए हैं, शहनशाही, कदमी, फसली और तलमुद। इनमें से ये जो समुदाय हैं, कौन सा समुदाय ऐसा है जो पारसी धर्म का है? देखो, पारसी जो है भारत में माइनॉरिटी है, पारसी अल्पसंख्यक हैं। पारसी हो गए, जैन हो गए, बुद्धिस्ट ये सब हो गए, या सिख हो गए, मुस्लिम हो गए, ये सब अल्पसंख्यक हैं। आप बताइए पारसी समुदाय कौन सा है इनमें से? शहनशाही, कदमी, फसली या तलमुद? क्या आपने पारसी धर्म के बारे में सुना है? कमेंट्स में लिख के ये बताओ कि जो पारसी लोग होते हैं वो पूजा कहां पे करते हैं। जैसे हिंदू मंदिर में करता है, मुसलमान मस्जिद में करता है, पारसी पूजा कहां पे करता है? कमेंट्स में लिख के बताओ। तो इसका आंसर है ए, बी एंड सी। तो ए, बी एंड सी, यानी सहनशाही, कदमी और फासली 3 तरह के पारसी होते हैं। और इनमें क्या फर्क है? ये किताब है नितिन सिंघानिया, इसको खरीद लो फटाफट। शहनशाही जो है, ये अपना जो कैलेंडर है वो आखिरी ससानियन किंग, जिनका नाम था यज़्देगार्ड तृतीय, उससे कैलकुलेट करते हैं। कदमी जो पारसी होते हैं, ये सबसे पुराना और सबसे एक्यूरेट कैलेंडर कहते हैं कि कदमियों के पास है। और फसली जो है, ये ट्रेडिशनल पर्शियन कैलेंडर फॉलो करते हैं, पर्शियन कैलेंडर फॉलो करते हैं, यानी ईरानियन कैलेंडर फॉलो करते हैं। ये फर्क है तीनों में। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ये शायद आखिरी सवाल है। हाँ, ये आखिरी सवाल है आज का। टर्मिनेटर टेक्नोलॉजी, एनसीईआरटी से सवाल। टर्मिनेटर टेक्नोलॉजी क्या होती है? सबसे पहला, जब हम पौधों के जीन उनमें परिवर्तन कर देते हैं साइंस की मदद से। मैं रिपीट करता हूं, जब हम पौधों के जो जीन होते हैं उनको, यानी पौधों को आनुवांशिक रूप से जेनेटिकली उनमें बदलाव कर देना, जिससे सोसाइड सीड बनते हैं, उसको बोलते हैं टर्मिनेटर टेक्नोलॉजी। ये ठीक है। देखो, जो पौधे हैं, आपको बता दूं, अगर कोई पौधे का बीज है, इस बीज में आप परिवर्तन कर दो तो ये बीज जो है ये दूसरे बीजों को या फलों को जन्म नहीं दे पाएगा, यानी ये एक तरह से सेक्सुअली अपंग हो जाएगा, जिसे बोलते हैं स्टेराइल। स्टेराइल मतलब होता है जब कोई बच्चे पैदा ना कर सके। जैसे फॉर एग्जांपल, आपको एक एग्जांपल देता हूं स्टेराइल का क्या होता है। आप फीमेल हॉर्स ले लो, यानी मादा घोड़ी, ठीक है, फीमेल हॉर्स, जिसे मेयर भी बोलते हैं कई लोग, और मर्द डोंकी ले लो, मेल डोंकी और फीमेल हॉर्स, और इनका आपस में प्रजनन करवाओ, तो आपको मिलेगा म्यूल। म्यूल को हिंदी में बोलते हैं खच्चर, और ये खच्चर बच्चे पैदा नहीं कर सकता, तो ये स्टेराइल हो गया। इसी तरह जब हम जेनेटिकली छेड़छाड़ करते हैं आनुवांशिक तौर से, तो उसके दुष्परिणाम हो सकते हैं, और उनके फायदे भी हैं, अपने अपने फायदे हैं, नुकसान दोनों चीज हैं। तो जब हम पौधों का जेनेटिक मॉडिफिकेशन कई बार करते हैं तो स्टेराइल सीड बनते हैं, यानी वो आगे उन बीज से फिर पौधा नहीं बनेगा, उन बीज से दूसरे बीज नहीं बनेंगे, उन बीज से
वो स्टेराइल है, मतलब वो दूसरे बीज और फ्रूट नहीं बनाएंगे, रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे, बस ये मतलब है उसका, तो उनको बोलते हैं सोसाइड सीड। दूसरा, अगर आप जेनेटिकली ये टर्मिनेटर टेक्नोलॉजी यूज करते हो तो इसका दूसरा नाम है जेनेटिक यूज रिस्ट्रिक्शन टेक्नोलॉजी, यानी GURT। ये भी ठीक है, इसको GURT भी बोलते हैं। ए और बी दोनों ठीक है, आंसर है बोथ आर करेक्ट। यहां पे आप इसके बारे में काफी पढ़ सकते हो एनसीईआरटी में। टर्मिनेटर टेक्नोलॉजी ये जो है जेनेटिक मॉडिफिकेशन होता है प्लांट का, जब पौधों में संशोधन किया जाता है, बदलाव किया जाता है जेनेटिकली, ठीक है, टू मेक देम प्रोड्यूस स्टेराइल सीड्स, जिनको हम सोसाइड सीड भी बोलते हैं। और हमारी जो सेल है, मैं आपको याद दिला दूं, बस आज रात तक है 12 बजे तक। ईद की सेल है हमारी, सबसे जो विशाल सेल है महीने की वो है ये, आप इसका लाभ ले सकते हैं। हमारी टेस्ट सीरीज 2019 की हमारी सबसे बेस्ट ऑफरिंग है। आपको बता दूं 2018 में जो हमारी टेस्ट सीरीज थी 50 क्वेश्चन आए थे डायरेक्ट और 15 क्वेश्चन आए थे इनडायरेक्ट, सारे सबूत वगैरह के साथ, सारी चीज फेसबुक पे पोस्ट करी हुई है। मुझे फेसबुक पे फॉलो करिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, सारे प्रूफ वगैरह के साथ सब चीजें मैंने शेयर की हुई हैं। और 65 क्वेश्चन आप देखिए, टेस्ट सीरीज से आना छोटी बात नहीं है। तो 2019 के लिए हमारी जो टेस्ट सीरीज है वो लॉन्च हो चुकी है। और शुरू के जो 1000 वो लोग हैं, अब शायद मेरे ख्याल से 500 के आसपास बची होंगी, तो उनको 1000 रुपये एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। 6000 प्राइस है इसका टेस्ट सीरीज का हमारी, और पूरे साल पेपर चलेंगे इसमें। पेपर किस किस तारीख को है हमारी वेबसाइट पे जाके देख लीजिए। अगर आपका कोई पेपर मिस हो जाता है तो आप बाद में भी उसे देख सकते हैं, एक्सप्लेनेशन मिलेगी, सारी PDF मिलेगा, सब चीज मिलेगी। खैर, मिलते हैं फिर। और अगला जो वीडियो है आज, क्योंकि मैं एक दिन पीछे चल रहा हूं तो कोई पीछे नहीं चलना, ये सीरीज टाइम पे आएगी। तो जो रिवीजन वाला वीडियो है वो इसी के बाद, यानी आज सुबह संडे की 2 वीडियो देखने के लिए तैयार हो जाओ। वीडियो को देखने के लिए आपका शुक्रिया, थैंक यू सो मच।